युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत शरद विवेक सागर, पटना। संस्थापक डेक्सटेरिटी ग्लोबल ग्रुप। मैं सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण देव, श्री मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय है युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। युवाओं के प्रेरणा स्रोत आज से नहीं 150 साल से स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में जिस प्रकार की भूमिका उनके विचारों की, उनके द्वारा प्रेरित राष्ट्र निर्माताओं की, क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की रही है, यह सभी लोग जानते हैं। मेरे लिए स्वामी जी मेरे जन्म से पूर्व मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। मेरे जन्म के पूर्व मेरे पिताजी श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम पटना के पुस्तकालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे। उन्हें एक दिन ऐसी प्रेरणा आई कि वे या तो रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनेंगे, नहीं तो अगर गृहस्थ जीवन में जाना पड़े तो अपने बच्चों का नाम स्वामी विवेकानंद पर रखेंगे और बचपन से उन्हें स्वामी जी के विचार देंगे। आजकल तो नाम YouTube या Google देखकर भी रख दिया जाता है, किंतु मेरा नाम रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य देखकर रखा गया। पिताजी ने ऐसा तय किया होगा, बड़े भाई का भी, मेरा भी, कि सागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से लिया, विवेक स्वामी विवेकानंद से लिया और शरद क्योंकि मैं शरद ऋतु में पैदा हुआ। इस प्रकार मेरा नाम शरद विवेक सागर हुआ। ऐसा विश्वास था कि स्वामी जी के विचारों से एक ऐसा शरद तैयार कर पाएंगे जो विवेक का सागर होगा। यह बहुत गंभीर विषय है। आजीवन इस नाम के अनुसार चलना होगा। कभी विवेकहीन बात न हो, नहीं तो लोग बोलेंगे पिताजी ने तो नाम रखा था विवेक सागर, परंतु इस प्रकार हो रहा है। जब हम बड़े होने लगे तो छोटे छोटे गांव, शहरों में हम जिन भी किराए के घरों में रहते थे, वहां पर स्वामी जी, माँ, ठाकुर के विचार लगे हुए थे। हम सुबह उठते थे, उन विचारों को पढ़ते थे और काम में लग जाते थे। मैं जब बहुत कम उम्र का था तो स्वामी जी को देखकर एक भाव आता था। हमारे घर में टीवी नहीं थी। स्वामी जी को देखकर मन में मेरे जो विचार आया, यह उस समय मन में आता रहा होगा, इसे मैं संप्रेषित कर पाया। स्वामी विवेकानंद एक सुपर हीरो। एक बार मुझसे अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष स्वामी शुद्धिदानंद महाराज ने पूछा कि जब तुम छोटे थे तो स्वामी जी को देखते कैसे थे। मैंने 10, 20, 30 सेकंड सोचा और उसके बाद मैंने कहा, महाराज, मैं जब छोटा था तब मैं स्वामी जी को सुपर हीरो की तरह देखता था। सुपर हीरो क्यों? सुपर हीरो इसलिए क्योंकि जब पूरे देश में अंधकार छाया था, निराशा छाई हुई थी, पूरा देश गुलाम था, यदि एक व्यक्ति अपने विचार से, अपने जीवन से, अपने पूरे के पूरे जीवन मार्ग में हर प्रकार के समर्पण से अगर उस निराशा में आशा की किरण जगा रहा था, एक व्यक्ति जो उस परतंत्रता में स्वतंत्रता की बात कर रहा था, एक व्यक्ति जो दूसरे पर आश्रित होने की जगह आत्मनिर्भरता, आत्मश्रद्धा की बात कर रहा था, तो वे स्वामी जी थे। जब पिताजी से सुनते थे तब बहुत चीजें तो समझ में नहीं आती थी, पर यह समझ में आता था कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी का शिकागो में भाषण हुआ था और लोग बहुत देर तक ताली बजाते रह गए। वह भाषण आज भी जीवित है। पड़ोस में कोई व्यक्ति थे जो 10 साल या 5 साल या 3 साल पहले मर गए और उन्हें घर वाले भूल गए, पर ये कैसे महामानव है जिनके भाषण को 150 साल तक याद रखते हैं। तो लगता था सुपर हीरो जैसे। कॉमिक्स या कहानियों में सुपर हीरो को कैसे दिखाते हैं? सुपर हीरो दिखाते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो सबको सही दिशा में लेकर आगे बढ़े, जिसे देखकर हजारों लाखों लोग आगे बढ़ रहे हों। स्वामी जी को
जो छवि थी मन में वह उस सुपर हीरो की थी, जो अंधकार में प्रकाश के रूप में खड़ा हो सके, जो एक पूरे राष्ट्र की चेतना को जागृत करने में लग सके, जो पूरे विश्व को यह संदेश दे सके कि आपको जिस दिशा में अंधियारा दिख रहा है वहां प्रकाश पुंज पड़ा है, जिससे आपके जीवन में शक्ति आएगी, आपके जीवन में प्रकाश आएगा। इस प्रकार मैंने स्वामी जी को देखा। नया भारत कैसे गढ़ें? भारत के निर्माण हेतु अपना निर्माण करो। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था, भारत से प्रेम करो। मैं जब छोटा था तब मैं स्वामी जी के भारत से प्रेम करो इस विचार को प्रतिदिन अपने मन में भरता था। एक और विचार आता था। जब मैं कम उम्र का था तब हिंदी की एक पुस्तक आती थी, नया भारत पढ़ो। मैं उस समय छपरा में रहता था। लगभग 6, 7, 8 साल का रहा होऊंगा। मैंने जब उसे देखा तो विचार आता था कि नया भारत कैसे गढ़ सकते हैं। इस संबंध में स्वामी जी की यह बात समझ में आई। वह बात थी, भारत के निर्माण हेतु स्वयं का निर्माण करो। हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत में कोई भूखा ना सोए, भारत में अस्पताल के बाहर किसी का देहांत न हो जाए, हर बच्चा स्कूल जाए। हम चाहते हैं राष्ट्र सशक्त हो, समाज में हर प्रकार की प्रसन्नता हो, परंतु ऐसा करने के लिए लोग चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि हम 100 अच्छे लोगों को तैयार करें तो हम राष्ट्र बदल सकते हैं, हम संसार को बदल सकते हैं। मेरी पहली प्रेरणा थी कि मैं उन 100 लोगों में एक होने का प्रयास करूं। इसलिए जो भी करते थे मन लगाकर करते थे। आप सभी आज घर जाएं तो स्वामी जी की किसी वाणी पर ध्यान करें, कोई ना कोई पुस्तक उठाएं और उसे 2, 4, 5 दिनों में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि भारत से प्रेम करने की बात केवल भारत से प्रेम पर ही नहीं रुक सकती। आपको नए भारत को गढ़ना होगा। आपको भारतीय समाज को सशक्त करना होगा। भारत के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लानी होगी। आपको समाज का उत्थान करना होगा। परंतु इन सारी चीजों को करने के लिए पहले आपको अपने आप को सशक्त बनाना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे प्रशासनिक सेवक बने, अच्छे अभियंता, अच्छे चिकित्सक बने, तो आपको स्वयं को वैसा योग्य, सक्षम बनाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी एकाग्रता की बात, सजग रहने की बात कहते हैं। यह तो हमें घर में ऐसे ही बताई जाती थी। मैं स्वामी जी से अभी बाहर मिलकर आया हूं और घर में आकर गप कर रहा हूं तो स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। पिताजी कहते थे, क्या तुम यही स्वामी जी की पुस्तक पढ़ते हो कि घर में बैठकर गप कर रहे हो? इससे एकाग्रता समाप्त हो जाएगी। जब कल गणित के 4 प्रश्न हल करने जाओगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। हमें ऐसा भाव दिया गया कि यदि तुम स्वामी जी को पढ़ते हो तो स्वामी जी को जीने का प्रयास करो। इस भाव के साथ मैं बड़ा हुआ। 12 वर्ष की आयु तक इस यात्रा में मैं कभी स्कूल नहीं गया। औपचारिक रूप से किसी भी स्कूल में नाम नहीं लिखवाया था। जब लगभग 12 वर्ष का हुआ तो स्कूल जाना आरंभ किया। माता जी के साथ पटना चला गया और 2 भाई 1 बहन पटना में रहते थे। मैं जितने दिन गांव में रहा था, माता पिताजी हमें रोज समाचार पत्र पढ़वाते थे। समाचार पत्र में कई प्रतियोगिताओं के बारे में पढ़ा था। कई ऐसे बच्चों की सूचनाएं मिलती थी कि किसी को पूरी स्कॉलरशिप मिली है, विश्व के किसी बड़े विश्वविद्यालय से कोई किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विजेता हुआ है। मैं इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता था क्योंकि स्कूल में मेरा नामांकन नहीं था।
मैंने एक छोटी सी आदत शुरू की। देश में जो भी ऐसी सूचनाएं आती थी, समाचार आता था, उसे मैं एक डायरी में लिख लेता था। कौन सी प्रतियोगिता है, कौन सी छात्रवृत्ति है, किसे मिलती है, कौन से महीने में मिलती है, क्या प्रक्रिया है, जो भी जानकारी समाचार पत्र से मिल जाती थी। अंतरराष्ट्रीय सत्र पर युवाओं के साथ चर्चा कैसी होती थी। ऐसा करते करते जब मैं स्कूल आया तो मेरे पास एक डायरी बन चुकी थी, जिसमें जितने शैक्षणिक अवसर, जो भी प्रतियोगिताओं, छात्रवृत्तियां हैं, वे लिखी हुई थी। मैं हर एक प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। जब तक मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की, तब तक लगभग 200 स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती और लगभग 6 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस यात्रा में जब मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता था, तब मैं देखता था कि हमारे आपके उम्र के लोग भारत का वहां प्रतिनिधित्व करते थे। वहां पर चर्चाएं होती थी कि हम किस प्रकार से विश्व में जलवायु पर नियंत्रण करना चाहते हैं, हम किस प्रकार हर घर में शुद्ध पेयजल प्राप्त कराना चाहते हैं, आधुनिक युग के युवा किस प्रकार का राष्ट्र देखना चाहते हैं, किस प्रकार का विश्व देखना चाहते हैं। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व करते थे, मैं देखता था कि वे प्रायः किसी छोटे राज्य या छोटे गांव का या छोटे शहर से आने वाले बच्चे नहीं होते थे। वे प्रतिभावान थे, परिश्रमी थे, परंतु वे ऐसी जगह से आते थे जो कि भारत के चुनिंदा 4 या 5 विद्यालयों से हैं। वहां पर उन्हें जानकारी थी कि ऐसी चीजें होती हैं, तो उनका चयन होता था और वे आते थे। मन में एक विचार आने लगा कि यदि हम सही में भारत का नेतृत्व करना चाहते हैं, यदि हम सही में चाहते हैं कि भारत विश्व का नेतृत्व करे, तो हमें उन लोगों को तैयार करना होगा जो समस्याओं के बीच जीते हैं, जो भारत के छोटे गांव और शहरों से आते हैं, जिन्होंने अपने दैनिक जीवन में परेशानियां देखी हैं। उन परेशानियों के बीच में उनके मन में बहुत विचार आए होंगे, उनकी निजी कुछ वेदना होंगी, वे समाज की वेदना समझ पाते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र भक्ति की एक परिभाषा देते हैं। उस परिभाषा में वे 3 शर्त रखते हैं। यदि दूसरे की पीड़ा को देखकर पीड़ा का अनुभव करते हैं, तो आप राष्ट्रभक्त हैं। यदि आप उस पीड़ा के निवारण के लिए किसी भी प्रकार की कोई युक्ति सोचते हैं, तो आप राष्ट्रभक्त हैं। यदि आप पीड़ा का अनुभव करते हैं, आपने कोई युक्ति सोची है, किंतु इसी पर आकर रुक जाते हैं, तो आपकी देशभक्ति पूरी नहीं होती। यदि आप उस युक्ति से समाज की उस पीड़ा, वेदना को हटाने के लिए उस उपाय से काम करने लगते हैं और सारी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी आप वह काम करते रहेंगे, तब आप देशभक्त हैं। मैं सोचता था कि हम भारत में कैसे देशभक्त बनाना चाहते हैं। जिन लोगों ने सही में वेदनाएं सहन की हैं, वेदनाएं देखी हैं, अगर हम उन्हें सक्षम नहीं बना पाए, तो फिर आने वाली पीढ़ी भी कैसी बनेगी। जैसे कोई मैसाचुसेट्स का व्यक्ति आकर महाराष्ट्र की समस्याएं सुलझाएगा, महाराष्ट्र का व्यक्ति बिहार में मुजफ्फर में जाकर कोई समस्या, परेशानी सुलझाएगा, किंतु हमारे पास एक दूसरा विकल्प है। यह विकल्प यह है कि मुजफ्फरपुर में रहने वाले बच्चे की शिक्षा इतनी मजबूत हो, उसके विचार इतने दृढ़ हों, उसे समाज के प्रति वेदना, शिक्षा के प्रति जागरूकता, सक्षमता के प्रति एक प्रतिबद्धता इस प्रकार की हो कि वह वहां पर सेवा के लिए नेतृत्व के भाव से तैयार हो सके। इसलिए लगभग 16 वर्ष की आयु में मैंने एक संगठन बनाया। संगठन का मुख्य लक्ष्य था हम भारत के लिए
नेतृत्व की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो भारत के छोटे छोटे शहरों से आती हों, भारत के दूरवर्ती गांवों से आती हों, जिसके नेतृत्व का निर्माण उसकी शिक्षा से हुआ हो। यह काम हम पिछले 15 वर्षों से डेक्सटेरिटी ग्लोबल ग्रुप नाम की एक संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। डेक्सटेरिटी ने 2 चीजें चुनी। पहली, अधिकांश बच्चों को जानकारी ही नहीं होती है कि इस प्रकार की छात्रवृत्ति भी है। कोई कार्यशाला का आयोजन भी हो रहा है, कोई प्रतियोगिता भी होती है और इसलिए वे लोग उसमें भाग भी नहीं ले पाते। तो हमने तय किया कि यदि किशोरों या युवाओं के लिए ऐसा कोई शैक्षणिक अवसर है तो सबसे पहले उसकी जानकारी उस किशोर या युवा को होनी चाहिए जिसके लिए वह प्रतियोगिता निकाली है, जिसके लिए वह स्कॉलरशिप आती है। फिर हमने दूसरी बात पर गौर किया। हमने गांव में जाकर बच्चों से कहा, छोटे शहरों में जाकर कहा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखो। कलाम साहब ने गरीबी के बावजूद भी बहुत कुछ किया। सचिन तेंदुलकर को देखो, उन्होंने राष्ट्रभक्ति को लेकर कितने आगे तक जाने का प्रयास किया, परंतु हम यह समझने में विफल रह जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे या बच्ची के लिए जो गांव में एक कोने में रहते हैं, यह अरबों में एक उदाहरण है। उन्हें लगता है अरबों में एक व्यक्ति कलाम बनता है। संगठन में हमने इस बात पर विचार किया है कि हमें स्थानीय प्रेरणा स्रोत तैयार करने होंगे। गांव की पहली बच्ची जो पूरी छात्रवृत्ति पर विश्वविद्यालय गई हो, गांव का पहला बच्चा जो कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीता हो, गांव के वे पहले बच्चे जिन्होंने स्वरोजगार शुरू किया हो। इसलिए हमने जो दूसरी पहल अपने संगठन के माध्यम से शुरू की वह यह था कि हम स्थानीय प्रेरणा स्रोत तैयार करेंगे। भारत के दूरवर्ती क्षेत्रों से, भारत के छोटे शहरों से, गांव से बच्चों को वहां से लेकर आएंगे। उन्हें हम प्रशिक्षित करेंगे, उनके मन में स्वामी जी का विचार भरेंगे। उन्हें कहेंगे कि राष्ट्र को सेवक नेतृत्व की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। एक पीढ़ी थी जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वह स्वामी जी के विचारों से प्रेरित पीढ़ी थी। स्वतंत्रता के पश्चात दूसरी पीढ़ी थी। श्री विक्रम साराभाई ने आकर भारत के अंतरिक्ष परियोजना को तैयार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़कर आए थे। वर्गीज कुरियन त्रिभुवन दास पटेल ने भारत की श्वेत क्रांति को शुरू किया, जिसे आप व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। वे मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। राष्ट्रपति कलाम और प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश और प्रोफेसर सतीश धवन ऐसे लोगों ने डीआरडीओ और आईएसआरओ को मजबूत किया। एमएस स्वामीनाथन जैसे लोगों ने हरित क्रांति की। इन सारे लोगों ने अपनी शिक्षा के मात्र एक काम किया, सेवक नेतृत्व समाज को दे पाना। ई श्रीधरन को हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने दिल्ली मेट्रो तैयार किया, कोंकण रेलवे तैयार किया, पम्बन ब्रिज जोड़ा। जब फोर्स मैगजीन श्रीधरन का एक साक्षात्कार लेने आई तो उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली मेट्रो तैयार किया है, यह फास्टेस्ट है, यह मोस्ट पंक्चुअल है, यह विश्व के बेस्ट मेट्रोज में है। ई श्रीधरन स्वभाव से बिल्कुल सरल व्यक्ति है। उन्होंने रोककर कहा, नहीं नहीं, यह चीपेस्ट है। हम सब इसे बना रहे थे तो विचार यह था कि एक गरीब माँ अपने घर से निकले सब्जी की एक टोकरी लिए हुए सबसे कम दाम में वो मेट्रो से दूसरी जगह जा पाए, वहां पर वह सब्जी बेच पाए और जो उसने कमाया है उसके बहुत छोटे अंश में वह अपने बच्चों के साथ शाम को वापस अपने घर आ जाए। इसे कहते हैं उद्देश्य, इसे कहते हैं लक्ष्य, इसे कहते हैं सेवा। सेवा की बात जो स्वामी विवेकानंद ने की, हम शिक्षा से
सक्षमता तैयार कर सके और उस सक्षमता से हम नेतृत्व तैयार कर सके। मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि पिछले 15 साल में हमने जिन बच्चों को तैयार किया वे आज 113 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति के साथ विश्व के श्रेष्ठ विद्यालयों में पढ़ते हैं। आप में से कुछ लोगों को मालूम है, मुझे हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाने का सौभाग्य मिला। मैं हार्वर्ड के इतिहास में पहला भारतीय था जो छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था तब मीडिया के लोग एक इंटरव्यू लेना चाहते थे। उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे पूछा, हार्वर्ड में पूरे संसार से लोग आते हैं, आपने छात्र संघ चुनाव लड़ने की सोच ली, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? यह शक्ति कहाँ से आई? आप में से कुछ लोगों ने पहले से देखा हुआ है। जब मैं हार्वर्ड में जिस कमरे में रहता था वहां पीछे स्वामी विवेकानंद का चित्र था। कौन बनेगा करोड़पति के शो में बहुत लोगों ने उसे देखा होगा। मैं थोड़ा हटा और मैंने कहा, यहीं से प्रेरणा मिली, यहीं से शक्ति आई। मेरे पीछे स्वामी जी बचपन से हैं। प्रेरणा कहाँ मिली, इसलिए यह कहानी मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं 2 छोटे बच्चों की कहानी भी आपको सुनाता हूँ। दिसंबर के आसपास आपने देखा होगा, शायद कम या अधिक लोगों ने देखा हो। तमिलनाडु में तिरुपुर नामक एक स्थान है। वहाँ एक छोटे से किसान परिवार की बच्ची का यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 4 साल की बैचलर्स डिग्री के लिए 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति पर चयन हुआ। पूरे देश भर में समाचार पत्रों में, टेलीविजन चैनलों पर वह आया। हमारे संगठन की बच्ची थी। लगभग 12-13 वर्ष की आयु में हमने उसको उठाया, उसे प्रशिक्षित किया, उसके मन में स्वामी जी के विचार दिए। हमारा प्रशिक्षण कोई आसान नहीं है। हम उसे अर्ध सैन्य परंपरा में पढ़ाते हैं। वहाँ वो ड्रामा नहीं होता। अगर 2 बजे कोई चीज शुरू होनी है तो 1:55 की जगह 1:56 पर आप आए तो आप बाहर हो जाते हैं। हम कहते हैं 4 मिनट पहले आना 1 मिनट लेट है, तो किसी भी काम में 5 मिनट पहले आओ। उस प्रकार की ट्रेनिंग रहती है। उनके मन की संरचना वैसी ही बन जाती है। उस बच्ची का मैंने इंटरव्यू देखा। एक और विशेष बात है, जब संगठन के बच्चे कुछ उपलब्धि करते हैं तो आप मुझे नहीं देखेंगे कि मैं आकर के इंटरव्यू में बोल रहा हूं या संगठन का कोई और व्यक्ति आकर बोलेगा, वह बच्चा बोलेगा। मैं देख रहा था उस बच्ची का इंटरव्यू। लोग उससे सवाल पूछ रहे थे। मैंने देखा हार्वर्ड में मैंने अपने पीछे जो स्वामी जी की तस्वीर लगाई थी, उसने अपने छोटे से घर में स्वामी जी की सेम तस्वीर प्रिंट करके लगाई हुई थी। अभी 1-2 सप्ताह पहले की बात है। मुझे लगता है देश में शायद ही कोई व्यक्ति इस खबर से अपरिचित हो। बिहार के एक छोटे से गांव में झोपड़ी में रहने वाला एक बच्चा, जिसके पिताजी दिहाड़ी मजदूर में 200 रुपए दिन का कमाते हैं, अब वह लड़का अमेरिका पढ़ने जा रहा है। 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पर 4 साल की बैचलर्स डिग्री के लिए। संगठन का बच्चा है। लगभग 13-14 वर्ष की आयु का था तब आया था। इसके इंटरव्यू के लिए किसी ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आप साथ में इंटरव्यू दे देते तो अच्छा रहता। मैंने बोला, क्यों? उन्होंने कहा कि हो सकता है उसे उत्तर देने में कठिनाई हो। मैंने कहा, जिसे अमेरिका का एक बड़ा विश्वविद्यालय 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दे सकता है, वह आपके बड़े टीवी चैनल के लिए 5 हिंदी के सवाल का जवाब नहीं दे सकता है? दे सकता है, पर उसके जब इंटरव्यू शुरू हुए तो देखा कि कैमरा वाले किसी तरह उस झोपड़ी में घुसे। उस झोपड़ी में चौकी में रखी हुई
मात्र 3 पुस्तकें थी, बाकी बैग में रखी होंगी। जो 3 पुस्तकें थी वे स्वामी जी की पुस्तकें थी। उसे कम लोगों ने देखा है। इस प्रकार से हमें लगता है कि आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हैं। इसलिए मैंने आपको ये 2 उदाहरण दिए। प्रेम नामक बच्चा जो अभी चुनकर जा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि को तो मुझे लगता है कि पूरा देश देख चुका है। क्या हुआ कि 4 दिन वह खबरों में बना हुआ था। रोज लगभग 20-20, 28-28 इंटरव्यूज होते थे। इस बीच में हमारे संगठन की बैठक थी। उसमें छोटे बच्चों को बुलाते हैं। उसको वहां आना था। अनुशासित संगठन है तो बेचारा गांव छोड़कर पटना आया। पटना में 5 बजे शाम को आना था। कोई मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने चाहते थे। उसने कहा, नहीं नहीं, 5 बजे मेरी बैठक है, वहां मुझे जाना ही है। वह समयानुसार वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके 2 मीडिया वाले गए। वह गांव से निकलकर 5 बजे बैठक में पहुंच गए। बैठक शुरू हुई। पटना के सारे बच्चे मिल रहे थे। अलग देश में अलग अलग जगह के बच्चे हैं। यह सब करते करते 3 बजे हमें एक फोन आया कि प्रेम के गांव में यह बात फैल गई है कि जो 3 बजे के आसपास मीडिया वाले आए थे वे मीडिया वाले नहीं थे, वे किडनैपर्स थे। वे प्रेम को लेकर चले गए हैं और उसका किडनैप हो गया है। वह 2 घंटे से गांव में नहीं दिख रहा है। गांव वाले लाठी डंडा लेकर बाहर के गांव में बैठे हुए कि हमारा बच्चा गायब हो गया। अब इसकी पुष्टि कैसे हो? 1-2 साल पहले हमारे संगठन या पटना का ही एक दूसरा बच्चा स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने जा रहा था। उसके घर फोन हुआ, पर वह परिवार तिरुपति गया हुआ था। तो उसके पड़ोसी को फोन हुआ कि भाई, 1-2 साल पहले जिस बच्चे को 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी वह सुरक्षित है कि नहीं? हमारे गांव वालों को किडनैप हो गया। खैर, जब हमें फोन आया तो हमने कहा कि वह तो यहाँ बैठा हुआ है। पिछले 14 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आई जब मैंने यह पूरा सुना, पर लगा कि ऐसे तो फिल्मों की कहानी लिखते हैं, ऐसे तो उपन्यास में कहानियों को लिखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। पर उस पूरे गांव के लिए उस स्थानीय प्रेरणा स्रोत के महत्व को समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि मुझे कुछ इंटरव्यू अच्छे नहीं भी लगे। एक इंटरव्यूअर बाहर खड़े हुए उस बच्चे की झोपड़ी के लिए कह रहे थे कि देखिए, ये बच्चा ऐसी झोपड़ी में रहता है जिसमें आप और हम कभी नहीं जाएंगे। खैर, उनका भाव कुछ अलग था, कुछ और समझना चाहते थे। परंतु आप इन स्थानीय प्रेरणा स्रोतों का प्रभाव देखिए। इन स्थानीय प्रेरणा स्रोतों के अंदर स्वामी जी की प्रेरणा का कमाल देखिए। श्री रामकृष्ण देव से, श्री मां शारदा और स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं कि वे आप में वैसी आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास दें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वामी जी को पढ़ें, आप उनका ध्यान करें। मुझे युवकों से 2 बातें कहनी हैं जिसे आप करने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी कष्ट से गुजरता है। कष्ट के समय भी आपका आत्मविश्वास, आपकी आत्मश्रद्धा, आपकी सकारात्मकता स्वामी जी को पढ़ने से आएगी। आप बलशाली बनेंगे, आप शक्तिशाली बनेंगे, सकारात्मक रहेंगे। आपको विघ्न बाधाएं हिला नहीं पाएंगी। जब आप सबल हो जाएंगे तो प्रत्येक सबल व्यक्ति का नैतिक सामाजिक दायित्व है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो कष्ट से गुजर रहा है उसके जीवन में चट्टान की तरह खड़ा हो जाए। ये दोनों प्रेरणाएं, ये दोनों विचार, ये दोनों जीवन के मार्ग स्वामी जी को पढ़ने से प्रतिदिन निरंतर आते हैं।
यदि इसे आपने जीवन का मार्ग बना लिया तो आप राष्ट्रपति कलाम से लेकर विक्रम साराभाई तक, कुरियन से त्रिभुवन दास पटेल तक, ई श्रीधरन तक ऐसे लोगों में सम्मिलित होंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामी जी महाराज जी की जय।